Now, policy of non-alignment. The Indian national movement was not an associated process, it was a part of the worldwide struggle against colonialism and imperialism and influenced it. The liberation movement of many Asian and African countries prior to India independence, there were contacts between the nationalist leader of India and those of other countries until as they were in their common struggle against colonialism and imperialism. The creation of the Indian Nation Army by Netaji Subhash Chandra Bose during the Second World War was clearest manifestations of the linkage stabilized between India and overseas Indians during the freedom struggle. Now, ये कहते हैं नॉन एलिसमेंट मोमेंट्स के बारे में कि जिस समय इंडिया में नॉन एलिसमेंट मोमेंट्स चल रहा था तो उस मोमेंट के समय ही वॉज नॉट अ आइसोलेटेड पीसेस, वो अपने आप में कोई एक आइसोलेटेड पीसेस नहीं था. इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ वाइड वर्ल्ड स्ट्रगल, और न ही पूरी दुनिया के लिए अपने कॉलोनिज्म को बढ़ाने के लिए चल रहा एक कोई स्ट्रगल था. इंडियन नेशनल मूवमेंट भी वर्ल्ड स्ट्रगल की तरह ही उसने अपना हिस्सा बना रखा था, और इस मूवमेंट का असर एशिया और अफ्रीका के फ्रीडम मूवमेंट की तरह ही था कि मैंने एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज prior दिस इंडियन इंडिपेंडेंस देयर वर कॉन्टेस्ट बिटवीन द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया दोज टू ऑफ अदर कॉलोनिज्म. कहते हैं कि एशिया और अफ्रीका के मुक्ति आंदोलन पर इसका इफ़ेक्ट पड़ा. तो आज़ादी मिलने के पहले ही इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने पूरी दुनिया में जितने भी कॉलोनिज्म कंट्रीज़ थे उन्हें फ्री कराने के लिए बहुत सारे लीडर्स के संपर्क में आए, और इस प्रकार से ये लीडर कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म की अपोजिशन में इन्होंने एक स्ट्रगल लड़ाई की, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज की. इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिपेंडेंट आंदोलन में इंडिया के संबंध फॉरेन पॉलिसीज या फॉरेन कंट्रीज़ के साथ बन चुके थे. The foreign policy of a nation reflects the interplays of domestic and external factors. Therefore, the noble ideas that inspire India's struggle for freedom and influenced the making of its foreign policy. But India's attainment of independence coincided with the beginning of the Cold War era. As you read in the first chapter of the book, Contemporary World Politics, this period was marked by the political economy and military confrontations at the global level between the two blocs led by superpower. The US and the USSR, the same period, also witnessed development like the establishment of the UN, the creation of nuclear weapons, the emergence of communist China, and the beginning of decolonization. So, India leadership had to pursue its national interest within the prevailing international context. तो किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके इंटरनल और उसके एक्सटर्नल की झलक उसमें दिखाई पड़ती है. ऐसे ही इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय जो भी उसकी आइडियल्स थे वो आइडियल नोबल आइडियल्स थे, और उसका असर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पड़ा. इंडिया को जिस समय फ्रीडम हासिल हुई उस समय कोल्ड वार का दौर भी चल रहा था, जिसे हमने कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल की बुक में पढ़ा है. तो कोल्ड वार के समय इंडिया के खेमे में हमने देखा वर्ल्ड के खेमे में दो खेमे थे, एक अमेरिका था, दूसरा यूएसएसआर था, और तीसरा खेमा जो था आपका वो था आपका इंडिया का. तो एक खेमे का स्टार्टिंग अमेरिका की तरफ थी तो दूसरे की सोवियत रशिया की तरफ थी. दोनों ही खेमों के बीच में इकोनॉमी और पॉलिटिकल और साथ